विल स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये पूरा स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही चैप्टर है, ठीक है। हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? सो वेटेज ऑफ द चैप्टर, देखो आपके जो, ठीक है, आपका जो भी वेटेज रहेगा चैप्टर में कैसे रहेगा, देखो विथ ऑप्शन जो आपका 6 मार्क्स का होता है एंड विदाउट ऑप्शन आपका 4 मार्क्स का हर साल इसमें से सवाल आता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड में विथ ऑप्शन जो आपके एमसीक्यूज वगैरह होते हैं इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। और विदाउट ऑप्शन जो आता है मतलब जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, ठीक है, वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का आपका बोर्ड में सवाल इससे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अरे क्या हो रही है? सेकेंड ईयर, ओके, कैमरा एडजस्टमेंट डन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टेट बोर्ड। आपके विथ ऑप्शन में इसमें 6 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज में, और विदाउट ऑप्शन में आपके 4 मार्क्स के सवाल इसमें बनेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज देयर इन द कंटेक्ट। तो आपका देखो इंडेक्स में आपका लाइफ ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। लाइफ ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी प्रोडक्शन कैसी होती है, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स कैसी होती है, सेल डिवीजन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। सो दीज आर थिंग्स विच वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी, ठीक है। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपका देखो ऑल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी वर्क इन कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड मैनर। जितने भी हमारे बॉडी में सारे ऑर्गेनिजम्स, आपके ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, सब एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। हमारा मतलब तालमेल बैठा हुआ है हर चीज का, ठीक है। डाइजेशन का एक प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है। ये सारे एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक नहीं, एक से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि नर्वस सिस्टम भाई साहब अपनी चला रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई साहब हम हार्ट को बीट को अभी चलाएंगे नहीं, चलो अभी बंद कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जो हार्ट बीट हो रहा है उसमें कांस्टेंट कमांड मिल रहा है नर्वस सिस्टम से, ठीक है। वैसे ही आपका एक्सक्रीशन भी चल रहा है, आप सोए हुए हो जागे हुए हो, आपका भाई साहब ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता रहेगा, वेस्ट प्रोडक्शन होता रहेगा, आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन चलता रहेगा, हार्ट बीट्स होती रहेंगी। तो ये सारा जो है तालमेल बैठा हुआ है हमारे बॉडी में, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड मैनर। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड मैनर? मतलब एक के साथ दूसरे जो है तो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा सेपरेटली भाई साहब कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। देखिए, ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। जनरली लोग सोचते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटगोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली रेस्पिरेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो आप फूड खाते हैं उसको ऑक्सीजन से बर्न कराया जाता है, उसकी बर्निंग होती है और उसमें से प्रोड्यूस होता है आपका एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्मेट में प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये सारा जो है तो एटीपी डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉडी में, और सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज इससे ही होते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी लाइफ प्रोसेस, ठीक है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इज जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पावर हाउसेज ऑफ द सेल, ठीक है। सो दे आर primarily known as the powerhouses of the cell because they are the ones which generate energy continuously, ठीक है। by using carbohydrates, fats, ठीक है। जब आप देखिए फैट्स क्या होंगे? स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बर्निंग से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर फैट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फैट्स भी स्टोर्ड फॉर्मेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अरे बहुत तकलीफ है। ओके, फैट्स एंड लिपिड्स एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। तो ये आपके फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी बर्निंग से रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, इनको हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं? जैसे देखो किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है, ठीक है, उस फ्यूल का होता क्या है? बेसिकली बर्निंग होगी, ठीक है। आप गाड़ी की चाबी देते हैं मतलब इग्निशन चालू हो गया, उस फ्यूल का इग्निशन चालू हो गया, अभी वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे भी बॉडी में जो भी फूड हम खाते हैं
वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स ऐसे स्टोर होता है और उसकी होती है बर्निंग बाय द ऑक्सीडेशन दैट वी टेक, बाय द ऑक्सीजन दैट वी टेक इन। ठीक है, तो ये आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और इससे जनरेट होती है भाई साहब, ओके, वी ऑब्टेन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं बाय फूड, उसमें कितनी एनर्जी जनरेट होती है? 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ओके, तो अभी हम एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे। देखो रेस्पिरेशन, देखिए आपका बॉडी लेवल पे होता है एक, और एक होता है आपके सेल्यूलर लेवल पे। ठीक है, बॉडी लेवल पे क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है। सेल्यूलर लेवल पे फूड स्टफ्स, तो आपका यहां पे सिर्फ बॉडी लेवल पे सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन आप ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप एग्जिट कर रहे हैं। ऑक्सीजन एंटर हो रहा है आपके बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रहा है, ये आपके बॉडी लेवल पे होता है। आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स, तो आप अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं। आपके सराउंडिंग में जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक भाई साहब बेखौफ आपका ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। इफ यू समहाउ, जैसे लोग मतलब इफ अगर कोई बोलते हैं ना डूब के मर गया, क्यों डूब के मर गया भाई साहब? क्योंकि ये प्रोसेस रुक गया आपका, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो डिजाइंड नहीं है कि वाटर में से ऑक्सीजन को निकाले। फिशेज में जो गिल्स हैं उनका सिस्टम डिजाइंड है, इसीलिए फिश को जब आप पानी से निकालोगे वो मर जाएगा, हम जब पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना। सो बिकॉज एवरीबडीज बॉडी इज डिजाइंड टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो हम सराउंडिंग से ले रहे हैं। एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग बोलते हैं। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच में ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज चल रहा है और इसको हम बोलते हैं बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन। आर वी क्लियर? नाउ वी विल टॉक एट सेल्यूलर लेवल। ये जो ऑक्सीजन आपके अंदर आया है, ठीक है, ये आपके सेल्स में जाएगा और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से ये पूरा क्या होगा भाई साहब? फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज, जो आपने फूड लिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी, उसका होता है ऑक्सीडेशन। वही सेम प्रोसेस है जो गाड़ी में तेल होता है, तेल जब बर्न होता है तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है? आपका जो ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे गाड़ी चलती है भाई साहब। तो आपका भी वही चलता है कि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी बर्निंग होती है इस ऑक्सीजन से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हमारे दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है अनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपका नॉर्मल प्रोसेस है, आपने ऑक्सीजन लिया, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चला रहेगा, आप सोए हुए हो, जागे हुए हो, ये चलता ही रहेगा। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस मैन्युफैक्चर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी। हमारे बॉडी में यही चलता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स, वो हम पढ़ेंगे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक स्पेशल कंडीशन है, जब आप बेसिकली बहुत हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दौड़ रहे हैं आप, ठीक है, या कुछ दौड़ का ट्रेन पकड़ रहे हैं या कुछ भी पकड़ कुछ भी कर रहे हैं आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, आपके मसल्स में अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये मसल्स में जब अचानक से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो नॉर्मल प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज नो मोर फिट टू जनरेट एनर्जी, वो उससे भाई साहब आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमारा होता है भाई साहब अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपके मसल के सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, क्योंकि मसल्स में भाई साहब ऑक्सीजन नहीं जा सकते ना, वो थोड़ी ना ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है क्योंकि आप कुछ हाई मूवमेंट कर रहे हैं, तो मसल्स अपने आप ही ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, दिस विल हैपन टिल द टाइम यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, विच मीन्स दैट देयर हैज टू बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट होता है कि इसमें एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। ये लैक्टिक एसिड भाई साहब आपके मसल्स में जमा होने लगती है। इसीलिए आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होंगे, जिम उम जाते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, जहां पे आपका मस्कुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता रहेगा, उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो लैक्टिक एसिड फैलेगा नहीं, वो क्या होगा? बोन्स में जमा होता रहेगा, और बोन्स में जमा होता रहेगा तो बोन्स को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल हु हैव नॉट बीन रेगुलर इन डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल दे आर टर्निंग 45 और 50। ठीक है,
45-50 साल में उनसे बैठा नहीं जाएगा, उनसे मूव नहीं हुआ जाएगा। लोग बोलेंगे भाई साहब पूरे ज़माने भर में तुम इतने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, अब क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया कि उन्होंने गलती की कि जब भी वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, शायद बहुत अच्छा खेलते थे या बहुत अच्छा एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, बट दे नेवर यूज्ड टू डू स्ट्रेचिंग, बिकॉज ऑफ विच ऑल दैट लैक्टिक एसिड continuously got accumulated in their joints and now they are deteriorating the cartilage and bones whatever they are there। ठीक है, खैर इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, सो अभी देखो दोनों में जो पहला प्रोसेस है वो है भाई साहब ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विथ लेस एनर्जी प्रोडक्शन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में उतनी ज्यादा भाई साहब प्रोड्यूस नहीं होती एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फार लेसर है देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पायरुविक एसिड, देखो ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, 6 मॉलिक्यूल के कंपाउंड से 2-3 मॉलिक्यूल के कंपाउंड बनते हैं, हमने पढ़ा है इसको, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड फॉर्म थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिक एसिड हमारे अंदर बनता है लैक्टिक एसिड, और फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस बनता है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप डीमार्ट वगैरह जाते रहेंगे तो आपको ईस्ट का एक पैकेट मिल जाता है, उसको आप जिसमें भी फर्मेंटेशन, जिसका फ्लेवर बढ़ाना चाहते हैं, जिसको आप सड़ाना चाहते हैं एक्चुअली, उसमें आप डालते हैं। ठीक है, जलेबी हो गया, इडली हो गया, वगैरह वगैरह। सो ये आपका क्या होता है भाई साहब, फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होती है भाई साहब, इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। पूरी जो दारू की इंडस्ट्री चल रही है वो इस पे चल रही है। ठीक है, एक्चुअली में जितने भी आपके फ्रूट जूसेस हैं या जो भी आपके ड्रिंक्स हैं उसमें फर्मेंटेशन हुआ है ईस्ट के फर्मेंटेशन से। ठीक है, तो इन अस ड्यूरिंग हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज द एनर्जी ऑफ मसल्स सेल्स इंक्रीजेस in order to compensate for this high energy for muscle cells, the anaerobic respiration happens there, and in anaerobic respiration incomplete oxidation of carbohydrates takes place. However, some amount of energy is produced, okay, and the byproduct of this energy is lactic acid. ये लैक्टिक एसिड हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है। ईस्ट जो है तो वो पूरा जीवन ही अनाएरोबिक रेस्पिरेशन से है। ठीक है, उसका एरोबिक रेस्पिरेशन है ही नहीं। ईस्ट विल ओनली अंडरगो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए हमारा ये मानना कि भाई अर्थ में ऑक्सीजन है इसीलिए लिविंग बींग्स अर्थ में रह सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स में ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन क्या दूसरे प्लैनेट्स में ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड सर्वाइव इन एन एटमॉस्फेयर विच डजंट कंटेन ऑक्सीजन। तो ये मानना या परिकल्पना करना कि दूसरे प्लैनेट्स में ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें कोई लाइफ नहीं होगा, ये शायद गलत हो। Until unless you land there and you see it and check it out। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना पूरा जीवन विदाउट ऑक्सीजन से चला सकते हैं, एंड ईस्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हमारे अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? ओनली व्हेन देयर इज अ सडन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का पहला प्रोसेस है, देखो। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इसको हम बोलते हैं, देखो अगर यहां पे ग्लाइकोलिसिस, यहां पे इनकम्प्लीट है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट है। साइट क्या है, कहां पे होता है ग्लाइकोलिसिस? ये सारे भाई साहब आपको याद रखने, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो पहला वाला प्रोसेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ग्लाइकोलिसिस होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ईएमपी पाथवे इसको हम बोलते हैं बेसिकली। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इज ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड। ये भाई साहब ऊपर क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे ऊपर तुम? ओके, देखते हैं। ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है? ये क्या होगी? ओके,
ठीक है। सो देखो ग्लाइकोलिसिस मतलब आपका ईएमपी पाथवे है, ठीक है। साइट कौन सा है भाई साहब इसका, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो भाई साहब ग्लूकोज का इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये कहां पे होता है भाई साहब, साइटोप्लाज्म में, प्लीज पे अटेंशन, साइटोप्लाज्म में होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड इन अ स्टेप वाइज मैनर, ठीक है। 6 कार्बन का कंपाउंड 2-3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा विच इज पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज आपका C6H12O6 है विच इज बेसिकली एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और इसका बनेगा भाई साहब क्या, 3 कार्बन कंपाउंड। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरुविक एसिड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको TCA साइकिल भी बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। ये सेकंड पार्ट है। ये वाला जो होगा वो कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन अ सिलिकल मैनर। तो आपका भाई साहब जो एसिटाइल पार्ट होता है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम A इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इसको हम बोलते हैं ETC, ठीक है। ये थर्ड प्रोसेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा और इससे आपकी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इतना समझ लीजिए कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होगा। एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में ग्लाइकोलिसिस होगी। यहां पे ग्लाइकोलिसिस पे ही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, यहां पे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, फिर आपका हो गया TCA और क्रेब्स साइकिल, और थर्ड प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस साइट क्या है, साइटोप्लाज्म, और इन दोनों प्रोसेसेस का विच इज TCA दैट इज क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द साइट्स इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, ठीक है, ओके। भाई साहब यहां पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन चेन कंपाउंड एक्चुअली ब्रेक्स डाउन टू अ स्टेप वाइज माइनर 3 कार्बन कंपाउंड में पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। द एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरा कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये हो गया आपका ETC, एनर्जी जनरेट होता है भाई साहब आपका, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। आपका भाई साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का भाई साहब प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन है, देखो इसको समझो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसका क्या हो रहा है भाई साहब, ग्लाइकोलिसिस। कहां पे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस का साइट हमेशा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का साइट होगा भाई साहब साइटोप्लाज्म। तो जैसे मैंने आपको बोला 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे बन रहा है क्या, पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 2, 3 के, है ना। तो ये देखिए 2M, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, पायरुविक एसिड के। और क्या प्रोड्यूस हुआ, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स किसका, ATP का, और 2 मॉलिक्यूल्स NADH2। फुल फॉर्म मत पूछना, मतलब भी नहीं है, ठीक है, मतलब भी नहीं है। आपको बस साहब सिर्फ इस प्रोसेस को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने, पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने, ATP के, 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने, NADH2। देखो NADH2 होता क्या है, आपको साफ साफ बता दूं मैं, मैंने अगर समझ लो ATP जो है वो है एनर्जी करेंसी, ठीक है। मुझे आपको कोई पेमेंट करना है, लेट्स से आई हैव टू पे यू समथिंग, तो आई कैन गिव यू कैश, ठीक है। अभी तो चलो गूगल पे वगैरह मत सोचो, ऐसे ही आई विल पे यू कैश और आई कैन पे यू बाई चेक, दोनों हिसाब से, ठीक है। अगर मैंने आपको चेक दिया तो आपके पास पैसा आ गया क्या, आप उसको जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो आपका बैंक उस चेक को फॉरवर्ड करेगा मेरे बैंक में, फिर मेरे बैंक से पैसा आपके बैंक में आएगा, इट विल टेक 2 to 3 days, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपको कोई चेक देता हूं, फ्यूचर में आपको पेमेंट आएगा उस चेक में एज पर द डेट मेंशन्ड ऑन द चेक, ठीक है। क्लियर है, प्रोसेस है भाई साहब, ठीक है। NADH2 भी वैसा ही है, फ्यूचर में एनर्जी आएगा आपके पास, फटा। ATP मतलब रेडी, रेडीमेड, मतलब वो हो गया रेडी, ठीक है। NADH2 या FADH2, ये जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, दीज आर फ्यूचर करेंसीज ऑफ एनर्जी।
भाई साहब एनर्जी को कहीं तो स्टोर भी करना है ना। अगर हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस होती है कि उसको यूज ही करना है तो हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना। देयर हैज टू बी सम फॉर्मेट इन विच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एज वेल, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब 6 मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड कौन, ग्लूकोज, ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम हैं, 3, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के और भाई साहब 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बन गए, ठीक है। अभी भाई साहब ये पायरुविक एसिड क्या होगा, इसका बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स किसका, एसिटाइल कोएंजाइम A, और क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है ये सब आपको। पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम A का, 2 मॉलिक्यूल्स किसका बनेगा, NADH2 का, और 2 मॉलिक्यूल्स किसका बन गया भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम A ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, TCA साइकिल में जाएगा, ठीक है, सेकंड प्रोसेस में। और ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये होता है, ठीक है। तो दिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। नाउ व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इट, व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। 4 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, NADH2 का, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा FADH2 का, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा ATP का, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको भाई साहब याद रखना है। घर पे जाकर इस वीडियो को देखकर सारे नोट्स इसी तरह से बनाइए, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। एकदम शॉर्टकट नोट्स हैं ये, ठीक है। तो आपको ये सब याद ही रखना है, जितना भी आप समझने की कोशिश करेंगे गुड, बट समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू रेक्टिफाई एज वेल, ठीक है। तो ट्राई कार्बोलिक एक्सिलिक एसिड के बाद क्या क्या बन गया, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो आपका जो हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसमें आपका क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6 CO2। 2 CO2 इधर बन गए, 4 CO2 इधर बन गया, कितना हो गया, 6 CO2 हो गया, ठीक है, ओके। आपका 6 NADH2 2 FADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके हो गए, ATP के। ATP जोड़ते रहिए भाई साहब, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया भाई साहब 2, ठीक है। अभी आपका होगा थर्ड वाला प्रोसेस विच इज ETC, और ये कहां पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या क्या बन जाएगा, देखो NADH2, अभी देखो टोटल कितना हो गया आपके पास, NADH2 कितने हो गए आपके पास, 6 और यहाँ पे 2, 8। एक NADH2 कितने के बराबर है, 3 ATP के बराबर है, तो 8 NADH2 कितने के बराबर होगा, 24 ATP। समझ में आ रहा है भाई साहब, 6 इधर बने ना और 2 इधर बने, एक NADH2 3 ATP के बराबर, तो आपके यहाँ पे 6 और ये 2 8 कितने के बराबर होगा, 24 ATP के बराबर होगा, ठीक है। 6 NADH2 18 हो गया आपका यहाँ पे जो बना, ठीक है, 18। 1 FADH2 इज 2 ATP, तो 2 FADH2 कितना बनाएगा भाई साहब, 4 ATP बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। और आपका H2O मॉलिक्यूल बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रहा है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पूरे चार्ट को भाई साहब रट लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है, क्योंकि आपके इस पे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। इसका विस्तारित रूप से आप स्टडी करोगे इन हायर स्टैंडर्ड्स, बट अभी आपको ये सब NADH2 FADH2 ये सब थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है भाई साहब, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे नॉर्मल बॉडी का रेस्पिरेशन है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्लाइकोलिसिस, फिर ट्राईऑक्साइड TAC साइकिल और क्रेब्स साइकिल, फिर ETC, ये 3 चीजें हैं। ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, TCA साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और आपका ETC होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये आपका भाई साहब लेखा जोखा है, कहां कहां पे कितना प्रोडक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। तो हर प्रोसेस में तो आप देखो सबसे ज्यादा ATP कहां पे बन रहा है, बताओ सबसे ज्यादा ATP कहां पे बनेगा, यू सी दिस, यहाँ पे सबसे ज्यादा ATP बन रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज बेसिकली ग्लाइकोलिसिस पीपल, आर फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलिसिस दोनों जगह पे होगी। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है पूरा पूरा किसमें, आपके नॉर्मल प्रोसेसेस में, और जहां पे भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे ग्लाइकोलिसिस में ही खत्म हो जाता है प्रोसेस। और ग्लाइकोलिसिस मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे बहुत कम एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईदर एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में, क्लियर है। दिस विल हैपन इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ पायरुविक एसिड, दैट इज ATP, NADH2 एंड वाटर।
तो ग्लूकोज का भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है एक स्टेप वाइज मैनर में। क्या क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, आपका दो मॉलिक्यूल बन रहा है किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है, ATP NADH2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ पायरुविक एसिड, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH2, ठीक है, ओके। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A विद द रिलीज ऑफ 2 molecules each of NADH2 and CO2। एसिटाइल कोएंजाइम A दैट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये एरोबिक में भी होगा और अनएरोबिक में भी होगा। एरोबिक हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन का। अनएरोबिक अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहां पे हमारी मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में कंटिन्यूसली अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ईस्ट में जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उनका बाय प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, और हमारे अंदर जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे NADH2 के, और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके ATP के। ये जो पायरुविक एसिड है भाई साहब इसका बनेगा 2 मॉलिक्यूल किसका, एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 और CO2। ये पूरा प्रोसेस भाई साहब, ये वाला पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड आगे चल के क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A के, 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके। सो glucose is oxidized in a stepwise manner to form 2 molecules each of pyruvic acid, ATP and NADH2. Now this pyruvic acid is then converted into acetyl coenzyme A with the release of 2 molecules each of NADH2 and carbon dioxide, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम A then enters the Krebs cycle। अभी हम किस में एंटर करेंगे भाई साहब, TCA और Krebs cycle, ठीक है। ओके पीपल, Krebs साइकिल जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे, दिस इज बेसिकली Krebs साइकिल, ठीक है। ओके अभी हम इसमें देखते हैं भाई साहब क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होता है। द एसिटाइल कोएंजाइम A, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अभी भाई साहब पूरा पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। अभी भाई साहब आपका ना पायरुविक एसिड बचा और ना ही आपका क्या बचा, ग्लूकोज। नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम ग्लूकोज और पायरुविक एसिड, इट हैज बीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। मतलब पूरे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया भाई साहब, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम A which was produced from glycolysis in the cytoplasm is now completely oxidized, ठीक है। ओके प्रोडक्ट्स फॉर्म अभी क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोएंजाइम A फॉर्म होगा। ये कोएंजाइम A आगे चल के दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम A में मैन्युफैक्चर होगा। ATP NADH2 एंड FADH2, ठीक है। NADH2 एंड FADH2 भाई साहब क्या होंगे, दीज आर बेसिकली कंपाउंड, दीज आर फ्यूचर एनर्जी करेंसीज, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द Krebs साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A हुआ है, NADH2 एंड FADH2, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A हो गया है, ठीक है। ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अभी हम जाएंगे भाई साहब तीसरे साइकिल में, विच हैपेंस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ETC भी बोलते हैं, ठीक है। ओके तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड, तो यहां पे देखो आपका NADH2 फॉर्म हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, और NADH2 एंड FADH2 फॉर्म हुआ है किसमें, TCA साइकिल में, ठीक है। सो NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स which are formed during glycolysis and tricarboxylic acid cycle participate in the electron transport chain। तो ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे और यहां से बनेगा ATP, ठीक है, यहां से बनेगा भाई साहब ATP। occurs in the mitochondria inner membrane, each molecule of NADH2 yields 3 molecules of ATP। एक NADH2 से भाई साहब 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, एक FADH2 से भाई साहब 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ चेक, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ चेक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ईच मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 yields 2 molecules of ATP। हर एक मॉलिक्यूल FADH2 का भाई साहब 2 मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, ATP का।
जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, घर में जाकर इस वीडियो को देखकर उसी तरीके से नोट बनाइए, ठीक है। मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे बैठ के नोट बनाओ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, तो लेट मी फिनिश ऑफ विद दिस सो दैट यू टेक आउट योर टाइम एंड वॉच दिस वीडियो एंड मेक द नोट्स अकॉर्डिंगली। ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। कोई बहुत डीप डाइविंग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसमें, लेकिन किस प्रोसेस में कितना क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक FADH2 से कितने मॉलिक्यूल्स आपको ATP के मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके, वी विल आल्सो सी द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स रिगार्डिंग दिस। Okay, so living organisms, when there is insufficient amount of carbohydrates in the body, then lipids and proteins are used for energy generation. Insufficient कब होगा? जब आप भाई साहब उपवास कर रहे होंगे, आप खाना नहीं खाए हैं पूरे दिन, तो फिर भी आप जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? बिकॉज आपके बॉडी में जो फैट्स और लिपिड्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड। जो लोग भाई साहब वेट लॉस का प्रोग्राम करते हैं, तो लोग खाना अपना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जितना वो खाना कम कर देंगे हेल्दी मैनर में, जितना वो खाना कम कर देंगे, उनका फैट्स एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। दैट्स द थॉट प्रोसेस, ठीक है। सो व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, व्हेन विल दिस हैपन? व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग फूड। दुनिया का कोई भी इंसान मोटा नहीं हो सकता अगर वो भूख लगने पे ही खाए, और हमारा जो प्रोसेस है वो हम भूख लगने पे नहीं खाते हैं। अरे 9 बज गए, नाश्ता करना ही है, चाहे भूख लगी हो या ना लगी हो, ठीक है। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी डिनर लंच टाइम होगा उस टाइम पे आपको खाना ही खाना है, भूख लगी हो या ना हो, तो ये चलता ही रहता है हमारा। एक्चुअली में अगर आप 12 घंटा रोज का फास्टिंग करेंगे और 12 घंटा खाना खाएंगे, मतलब दरमियान 4 घंटे के, तो आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन हमारा ये पूरा कार्यक्रम ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वी सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। इफ़ यू लुक एट एनिमल्स, दे डोंट सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। एकदम मोटा कोई हो गया क्या, जो कुत्ते लोग पालते हैं घरों में वो मोटे होते हैं, लेकिन रास्ते के कुत्ते आप देखोगे मोटे नहीं होते। क्यों? और रास्ते का कोई भी जानवर, जंगली जानवर भी देख लो, वो मोटे नहीं होते, क्योंकि वो तभी खाते हैं जब उनके बॉडी पे वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है, जो हम नहीं करते हैं। खैर, so when there is insufficient amount of carbohydrates that we have not taken in food for a very long time, so obviously our body has dried up for carbohydrates, then lipids and proteins are used for energy generation। तो हमारे बॉडी में जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है उससे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब? ओके, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। फैटी एसिड्स, ग्लाइकोलिसिस, अमोन, तो आपके प्रोटीन से प्रोड्यूस होता है अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड से फिर प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम विल अंडरगो क्रेब्स साइकिल, और वही देखो CO2, H2O और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का तो सिंपल प्रोसेस है भाई साहब, ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम है। लिपिड्स का फैटी एसिड्स बनता है, फैटी एसिड से डायरेक्टली कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स में क्या होते हैं? दे डायरेक्टली फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में। कार्बोहाइड्रेट्स का एक और एडिशनल प्रोसेस हो जाता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैन डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, so they will directly go into Krebs cycle and from there they will basically be releasing energy. So lipids and proteins when used as a respiratory substrate do not undergo the process of glycolysis। भाई साहब ये ग्लाइकोलिसिस अंडरगो नहीं करते हैं। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस किसका होता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का। और ग्लाइकोलिसिस का साइट कौन सा है? साइटोप्लाज्म का। तो प्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स विल नॉट अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स व्हेन यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जब आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब आपका जो रेस्पिरेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज योर बॉडी इज लैकिंग कार्बोहाइड्रेट्स फॉर सम रीजंस, ठीक है। देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तब लिपिड्स और प्रोटीन्स से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। Do not undergo the process of glycolysis but get converted into fatty acids and amino acid respectively and then directly enter the Krebs cycle by forming acetyl coenzyme। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाएगा, प्रोटीन्स भी बनाएगा और लिपिड्स भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में एक्स्ट्रा प्रोसेस होगी ग्लाइकोलिसिस की, ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स में नहीं होगी। लिपिड्स में कन्वर्जन होगा फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स भाई साहब अमीनो एसिड्स, एंड दे विल डायरेक्टली अंडरगो एंड फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में, तो डायरेक्टली ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। सो आपका देखो यहाँ पे NAD, आप अगर यू रियली वांट टू नो व्हाट इज बेसिकली NAD इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लिकेटेड नेम है। FAD क्या होता है भाई साहब? फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, एंड ATP इज बेसिकली एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
एटीपी तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ एनएडी एंड एफएडी, हार्डली आस्क्ड बट स्टिल गुड फॉर यू टू नो एंड मेक अ नोट ऑफ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनएडी हो गया, एफएडी हो गया, दीज आर बेसिकली, H2 तो आपको मालूम है हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। एटीपी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी मतलब आपके पूरे शरीर में जो एनर्जी का व्यापार हो रहा है उसका करेंसी है ये, ठीक है, करेंसी। तो एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी। एडेनाइन आपका भाई साहब देखो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, देखो एडेनाइन आपके ट्राइफॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या होगा, 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। जहां पे भी एडीपी रहेगा मतलब वो होगा एडेनाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी को आप यूज नहीं कर सकते एज एनर्जी करेंसी, आपके बॉडी में दोनों रहता है, एडीपी और एटीपी भी। एटीपी को आप यूज कर सकते हैं, एडीपी को नहीं। एडेनाइन डाइफॉस्फेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसमें एक और फॉस्फेट वो गनेगा, जुड़ेगा, तब जाकर भाई साहब क्या होगा, इट विल फॉर्म एन एनर्जी करेंसी, ठीक है, ओके। तो देखिए एटीपी भाई साहब डायरेक्टली, तो एडीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स दैट जॉइन फॉस्फेट ग्रुप्स इन एटीपी। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स दैट जॉइन फॉस्फेट ग्रुप्स इन द एटीपी। तो आपका भाई साहब एटीपी स्टोर्ड इन अ सेल एज पर द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये आपका एक पूरा देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये आपका क्या है, देखो एडीपी है, एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है, इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो भाई साहब एटीपी बन जाएगा, इसीलिए एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एडेनाइन ये हो गया भाई साहब, फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटता है तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये आपका शुगर है बेसिकली विच इज राइबो शुगर और कार्बोहाइड्रेट। इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, एडीपी दैट इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और इसमें जब एक फॉस्फेट जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, एटीपी, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स दैट जॉइन फॉस्फेट ग्रुप्स इन द एटीपी। एटीपी इज स्टोर्ड इन अ सेल एज पर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है, ओके ओके ओके। फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ एटीपी आर ब्रोकन एंड एनर्जी इज डिराइव्ड। तो आपका जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो भाई साहब टूटता है, ठीक है, और एनर्जी भाई साहब निकलता है, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भाई साहब हो क्या रहा है, दिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगा और खत्म, मामला खत्म। फर्मेंटेशन मतलब ईस्ट वगैरह का फर्मेंटेशन होता है, हमारे अंदर तो फर्मेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब ग्लूकोज इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज की प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, रिलीजिंग वेरी लेस एनर्जी। इसीलिए जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो लेस एनर्जी पे सर्वाइव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे अंदर जब अचानक भयानक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन मसल सेल्स, देन आवर बॉडी विल अंडरगो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन होगा मतलब हमारा मेन रेस्पिरेशन बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहेगा। और ये आप देखते हो जब आप दौड़ रहे हो तो आपकी सांस फूल जाती है, क्यों, वाई यू आर ब्रीदिंग हेवीली, क्योंकि आपके बॉडी में अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, मतलब आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को उतना ज़्यादा बर्न होना पड़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उसको हिट करना चाहिए, इसीलिए ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा भाई साहब, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी मसल सेल्स में चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, रिलीजिंग एनर्जी, लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी आपके मशीन्स आज तक डिज़ाइन हुए हैं जिसमें आप फ्यूल डालते हैं और मशीन चलता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या कोई भी जनरेटर हो, कुछ भी हो, आज तक कोई भी मशीन इतना एफिशिएंट नहीं हो पाया है जितना रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। Nobody, any man-made machine has not achieved that much of closeness as respiration in humans is, ठीक है, मतलब इतना एनर्जी, देखो कोई भी उसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी आप देखेंगे कि भाई साहब आप कितना पेट्रोल डाल रहे हैं और आपको एनर्जी कितना मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो पेट्रोल जो डाल रहे हैं, आप बोलेंगे कि भाई साहब पेट्रोल की कैलोरी वैल्यू तो इतनी है लेकिन हमको जो एनर्जी मिल रही है उसमें से तो बहुत कम है, ठीक है, मे बी 20% आपको एनर्जी मिल रहा है, आपको लगता है कि भाई साहब पूरा पेट्रोल तो जल गया, ठीक है, लेकिन उस पेट्रोल में जितनी एनर्जी है उतनी आपको गाड़ी को नहीं मिल रही है, उसका 20% एनर्जी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो हमारा बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो फूड हमारा बर्निंग हो रहा है, उसका ऑलमोस्ट 40% एनर्जी हमको मिल जाता है। इसीलिए एनर्जी एफिशिएंसी अगर हम देखने जाएं तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वी हैव नॉट कम क्लोज
to any man-made designs which are delivering this amount of energy efficiency. ठीक है, ओके चलिए. Seeds if submerged under water during germination परफॉर्म अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अभी देखो भाई साहब, जो आपकी मूंग मटकी होती है उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो भी एक प्रोसेस है, उसमें भी एनर्जी लगेगा. लेकिन अभी तो भाई साहब प्लांट ही नहीं हुआ है ना, उसमें लीव्स हुए हैं, कहाँ से वो रेस्पिरेशन करेगा. ठीक है, तो उसमें जो जर्मिनेशन के प्रोसेस में जो सीड्स का होता है प्लांट्स में, उसमें वो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन से वो प्रोसेस होता है. मतलब सीड क्या होता है, स्टोर्ड फूड है. इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब जाकर भाई साहब वो जो मूंग मटकी का वो जो निकलेगा, ठीक है, जर्मिनेशन होगा. तो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ह्यूमन मसल सेल्स वाइल डूइंग रिगरस एक्सरसाइज, दौड़ रहे हैं आप, ठीक है, भाग रहे हैं या बहुत कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, परफॉर्म अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो इनमें अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, आपके मसल सेल्स में ऑटोमेटिकली होगा. एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ये आपके मसल सेल्स में प्रोड्यूस होगा. इसीलिए किसी भी खेल के बाद, किसी भी एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है, वरना ये एक्यूमुलेट होगा. एसिड क्या करता है, कोई भी चीज को कोरोड करेगा वो, ठीक है, आपके बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स को कोरोड करेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एसिड फैल जाए आपके बॉडी में ताकि एक जगह जमा ना हो. ठीक है, एक्यूमुलेट्स इन आवर मसल सेल्स लीडिंग टू मसल फेटिक. आपने देखा रहेगा, अरे यार क्रैम्प आ गया, कोई खेल रहा है अचानक से उसको क्रैम्प आ गया, कोई क्रिकेटर है धड़ाम से गिर पड़ा, ठीक है, उसको क्रैम्प आ गया लेग्स में. क्यों होता है ये क्रैम्प होता है क्योंकि बहुत बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है एंड दिस लीड्स टू मसल फटीग. आपके मसल्स में या जॉइंट्स में जो पेन होगा ये इस लैक्टिक एसिड की वजह से होगा. ठीक है, ओके, आर बी क्लियर. देखो हर एक स्पोर्ट्स का ना एक टाइम लिमिट होता है. ठीक है, वो टाइम लिमिट कौन डिज़ाइन करता है, ये साइंटिफिक डिज़ाइनिंग है. जैसे भाई साहब T20 का गेम देख रहे हैं, उसका एक टाइम लिमिट होता है, टेस्ट मैच का एक टाइम लिमिट होता है. तो ये हर एक चीज़ का, ठीक है, हर एक स्पोर्ट्स का, लॉन टेनिस का एक टाइम लिमिट है, टेबल टेनिस का एक टाइम लिमिट है. वाई, बिकॉज उसके बाद अगर आप खेल रहे होगे तो यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू अ रिस्क. वो मतलब आपका बॉडी और ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा. आपके मसल सेल्स में भी जितना एनर्जी जनरेट होना था हो चुका है, आपके नॉर्मल ब्रीदिंग में भी जितना एनर्जी जनरेट होना था हो चुका है. उसके बाद अगर आप करने जाएंगे तो जैसे फुटबॉल देखो, एक बहुत ही दौड़ धूप का वाला गेम है, 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट्स का. उसके बाद पेनल्टी शूट आउट होगा, क्लोज हो जाएगा वो. ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर. ठीक है, सो ह्यूमन मसल सेल्स वाइल डूइंग रिगरस एक्सरसाइज परफॉर्म अनएरोबिक, क्योंकि एक टाइम के बाद मसल फैटिग होगा ही. ठीक है, इतनी ज़्यादा लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपका मसल काम करना बंद कर देगा, तब आपके क्रैम्प्स होंगे. ठीक है, देन इट विल लीड टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, द पर्सन माइट लूज हिज और हर लाइफ. ठीक है, इतना डेंजरस हो सकता है. ओके, सो नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP. ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. गिव द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द साइक्लिक रिएक्शंस ऑफ TCA. क्रेब, भाई साहब नाम ही दूसरा है ना, TCA साइकिल और क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल हो गया. तो द साइंटिस्ट इज बेसिकली सर हैंस क्रेब्स. ठीक है, ओके. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. मसल सेल्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल एक्सरसाइजिंग. नो, फॉल्स. ठीक है, मसल सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस, but all of a sudden when the energy requirement increases they will undergo anaerobic respiration. ठीक है, so false muscle cells perform anaerobic respiration while exercising. Okay, complete the analogy. TCA cycle happens in mitochondria, तो glycolysis will happen in cytoplasm. सृष्टि करेगा cytoplasm. Okay, complete the analogy. Lipids, fatty acids and glycerol. Proteins, अमीनो एसिड्स. गुड. ठीक है, अमीनो एसिड्स. ओके, चलिए भाई साहब, मेंशन द सेल ऑर्गेनेल शोन इन द डायग्राम. व्हाट इज इट? देखो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन में होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और आपके इस मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका होता है क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल. साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस. खैर ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. देखियो ये बोर्ड में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, देख लीजिए ये. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड स्टेट विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इट रिप्रेजेंट्स. ठीक है, यहां पे क्या होगा बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स. गुड. यहां पे क्या होगा बोलो, अमीनो एसिड्स. यहां पे क्या होगा बोलो, पायरुविक एसिड. यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम. ठीक है, चलिए देखिए, लिपिड्स हो गए, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A. This question has been asked in March 2019.
ठीक है, क्लियर है? ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग और while performing the exercise we feel tired. This results due to muscle fatigue. And where is muscle fatigue resulting from? Because of anaerobic respiration that happens in the muscle cells. This produces lactic acid which causes muscle fatigue. Fatigue मतलब थक जाना, ठीक है? ओके, मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिक एसिड्स, एटीपी, ये आपके कीवर्ड्स हैं भाई साहब। ये आपके आंसर में होने ही चाहिए। लैंग्वेज आप कुछ भी लिखें, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में लिखना है, लेकिन कैसा भी अगर लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है आपका तो भी चलेगा, लेकिन ये जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं भाई साहब, दे शुड बी देयर इन योर आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इससे आप मतलब आपका मसल सेल्स तो पहले बोलना ही पड़ेगा, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड, एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या प्रोड्यूस होगी? ह्यूमन है तो लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट या बैक्टीरिया ईस्ट है तो क्या होगा? फर्मेंटेशन तो प्रोसेस है, प्रोड्यूस क्या होगा? अल्कोहल। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ऑर्गेनिक एसिड्स इन ह्यूमन बींग्स इट विल बी लैक्टिक एसिड, एंड इन ईस्ट इट विल बी अल्कोहल, ठीक है। और एटीपी प्रोड्यूस होगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स पे भाई साहब आपको लिखना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होगी, इसमें भी भाई साहब ग्लाइकोलिसिस होगी। टीसीए साइकिल एंड ईटीसी दोनों होगी, किसमें भाई साहब? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये नहीं होगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, यहां पे इनकंप्लीट होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होती है एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिक एसिड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट विल बी lactic acid, in case of organisms like yeast it will be alcohol. Are we clear through this one? Okay, बहुत बढ़िया भाई साहब। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, अभी देखो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी जनरेशन क्या होता है भाई साहब? पायरुविक एसिड। कार्बोहाइड्रेट एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका हम बनाते हैं भाई साहब पायरुविक एसिड। Excess are stored in the form of glycogen and liver muscles, ठीक है। तो excess are stored in the form of glycogen in liver and muscles। तो आपका जो भी excess होगा जिसको हमने यूज नहीं किया है, it is stored in the form of glycogen, कहाँ पे? लिवर पे और मसल्स में, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन आपका हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। एज मेन एनर्जी सोर्स फॉर बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भाई साहब आपका मेन एनर्जी सोर्स है मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने का, ठीक है। और क्या मिलता है भाई साहब? आपका प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, जो भी आपके एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी जनरेशन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे भाई साहब, और प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन विदाउट ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। नॉट स्टोर्ड, दे आर ब्रोकन डाउन एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये स्टोर नहीं हो सकता। सिर्फ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड इन लिवर्स एंड मसल सेल्स। रिमेंबर दिस पीपल, ठीक है। Only carbohydrates which has been converted into glycogen can be stored in livers and muscle cells. If we are converting proteins into energy, they cannot be stored, ठीक है। So broken down during energy generation, amino acids not stored, they are broken down and eliminated from the body in the form of ammonia. Energy obtained again वही सेम है, 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरीज मिल जाती है। यूजेस आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? मेलानिन, केराटिन, ठीक है। आपके स्किन में मेलानिन होता है, केराटिन होता है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे इंडियंस में मेलानिन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली स्किन में। बोन्स में आपके क्या बोलते हैं भाई साहब? ओसी, ठीक है। और भाई साहब सेल्स में प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें आपके प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके भाई साहब प्रोटीन से। पैनक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनता है। इंसुलिन के लेवल्स अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पर्सन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, तो इससे हमारे डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से जो हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ओके। मसल्स में एसिटिन एंड मायोसिन, दीज आर बेसिकली एंजाइम्स विच आर फॉर्म। ब्लड में हेमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, ये सारे आपको याद रखने हैं भाई साहब, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हैज टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी।
ओके, फैट्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ठीक है। एक्सेस आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स इन एडिपोज टिश्यूज, हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यूज होते हैं और वहां पे फैट स्टोर होता है, ठीक है। और फैट का स्टोर होना जरूरी है क्योंकि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे तो यही यूज होंगे। अभी देखो यहां पे बढ़ गया, 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। यू बेसिकली ऑब्टेन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। यूजेस भाई साहब क्या हो जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो बनता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें ये इससे बनता है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन जो आपका एक फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये भी आपका फीमेल हार्मोन है बेसिकली विच इज यूज्ड इन रिप्रोडक्टिव साइकिल। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली मेल हार्मोन है एंड एडल्स्टेरॉन, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो फैटी एसिड से बनते हैं। नर्व सेल फॉर्म्स कवरिंग अराउंड दी एक्सॉन्स, ठीक है। तो आपके नर्व सेल होते हैं बड़े लंबे लंबे, देखो स्पाइडर वेब की तरह, तो वो आपके एक्सॉन के कवरिंग करते हैं, ठीक है। विटामिन आपके क्या होते हैं बस, अब ये भी आपको फूड से मिलता है। ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। 6 मेन टाइप्स ऑफ विटामिन आपको मालूम है, A, B, C, D, E, N, K, और इनके डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीजेज होते हैं हमको, ठीक है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। फैट सॉल्यूबल तो A, D, E, N, K, वाटर सॉल्यूबल क्या होंगे भाई साहब आपके B and C, ठीक है। रिबोफ्लाविन विटामिन B2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2, सारे आपके भाई साहब ऑब्जेक्टिव लेवल के चीजें हैं। निकोटिनामाइड, निकोटिन जिसको हम बोलते हैं, ये एक स्ट्रेस बस्टर होता है, इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADH2, ठीक है। ये आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अगर आप सिगरेट पीने लगते हैं तो ये बाहर से आता है, ठीक है, निकोटिन वहां से आता है, क्लियर है, ओके। वाटर भाई साहब, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर देयर इज अबाउट 60 to 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ईच सेल कंटेन्स अबाउट 70% वाटर वेट बाई वेट, ठीक है। हर एक सेल में इतना परसेंटेज वाटर होता ही है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। फाइबर्स वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर्स, ठीक है, बट दे आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज एंड डाइजेशन फॉर अनडाइजेस्टेड वेस्ट। फाइबर कंटेंट हमारे वेस्ट को बाहर निकालता है। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, सीरियल्स एक्सेट्रा। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इज डैश पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4, ओके। चलिए भाई साहब, ओके। गिव द नेम ऑफ विटामिन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH2, अभी पढ़ा भाई साहब, विटामिन B3, ओके। बोर्ड के क्वेश्चंस देख लो। विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड्स। मैच द कॉलम, हेमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट होगा भाई साहब, ब्लड, ओइसिन, बोन्स, ठीक है। तो राइट द नेम्स, राइट मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स, नेम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। 2 main types of vitamins, name water soluble vitamins, fat soluble. There are 6 types of vitamins, that is A, B, C, D, E and K. Vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamins, while vitamins B and C are water soluble, ठीक है। चलिए भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, उधर जाइए।